नमस्ते, मैं किरण कुमारी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट कोड EE 204 का एक टॉपिक और सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हैं उसका नाम है EMI। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 5 जिसका नाम है AC ब्रिजेज। और जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं यूनिट नंबर 5 से उसका नाम है जनरल इक्वेशन ऑफ ब्रिज बैलेंस। कि ब्रिज को बैलेंस करने के लिए कौन सी ऐसी इक्वेशन है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जिससे ये शो करता है कि ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर ब्रिज बैलेंस्ड है तो वो इक्वेशन कौन सी होगी, तो वो इक्वेशन हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है वो हमारे जो हमने इससे पहले पढ़ा था यूनिट नंबर 3, उसका नाम था, उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सेम उसी के तरीके का है। ठीक है, डिफरेंस यही है। देखो आप इस ब्रिज से देख सकते हो कि डिफरेंस क्या है। वहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे इस जगह एक बैटरी लगाई थी। क्योंकि वो क्या कर रहा था, व्हीटस्टोन क्या मेज़र कर रहा था, रेजिस्टेंस मेज़र कर रहा था। और जब रेजिस्टेंस मेज़र करते हैं तो क्या करते हैं हम, केवल रेजिस्टेंस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, DC यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या लगाया था, व्हीटस्टोन में एक बैटरी लगाया था। लेकिन हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, AC ब्रिजेस पढ़ने के लिए, इसलिए क्या है AC ब्रिजेस मतलब सप्लाई भी कैसे देनी पड़ेगी, AC, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक AC वोल्टेज सोर्स लगाया है। ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, रेजिस्टेंस यूज ले रहे थे हम। यहाँ पे रेजिस्टेंस की जगह क्यों AC है, तो AC में क्या होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसीलिए क्या होगा, यहाँ वहाँ पे हम रेजिस्टेंस ले रहे थे, यहाँ पे हम रेजिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस वर्ड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या था, ब्रिज ऐसा ही था। ठीक है, ब्रिज में क्या थी, 4 आर्म्स थी। ठीक है, और वहाँ पे उनका रेजिस्टेंस चारों का क्या था, R1, R2, R3, R4। यहाँ पे भी 4 आर्म है, पर चारों आर्मों का इम्पीडेंस, चारों आर्म्स का इम्पीडेंस क्या है, Z1, इम्पीडेंस क्या है, Z1, Z2, Z3 और Z4। ठीक है, तो उस समय भी हमने क्या करा था, वहाँ पे हमने पॉइंट B और D के बीच में एक क्या लगाया था, डिटेक्टर लगाया। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पॉइंट B और पॉइंट D के बीच में हमने एक डिटेक्टर लगाया। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बनता है कि जो हमने ये डिटेक्टर लगाया वो डिटेक्टर कौन कौन हो सकता है, डिटेक्टर की जगह हम क्या क्या यूज़ में ले सकते हैं, किसको हम एज ए डिटेक्टर यूज़ में ले सकते हैं। तो एक डिटेक्टर की जगह हम एमीटर, एक एक्यूरेट एमीटर यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, डिटेक्टर की जगह हम गैल्वेनोमीटर भी यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, डिटेक्टर की जगह हम एक हेडफोन यूज़ ले सकते हैं, या डिटेक्टर की जगह हम एक ट्यून्ड एम्पलीफायर होता है उसको हम यूज़ में ले सकते हैं। तो जो भी आपका ऑप्शंस आता है वो आपका आंसर होगा। जनरली हम डिटेक्टर की जगह हम एज एक हेडफोन यूज़ में लेते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम देखते हैं ब्रिज बैलेंस कब होगा। तो ब्रिज के बैलेंस होने के लिए क्या ज़रूरत है, तो ब्रिज बैलेंस जब ही होगा जब इस डिटेक्टर से करंट फ्लो कितना होगा, 0 करंट फ्लो होगा, यानी ID करंट कितनी होगी, 0। जब इस डिटेक्टर से ID करंट 0 हो जाएगी तो ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब हम देखते हैं कि जो करंट है ID वो 0 कब होगी, करंट ID 0 तब होगी जब पॉइंट B और पॉइंट D के ऊपर जो पोटेंशियल है उसका डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा। जब पोटेंशियल 0 कब होगा, देखो पोटेंशियल 0 जब होगा जब पॉइंट B और पॉइंट D दोनों क्या होंगे, इक्वल पोटेंशियल पे होंगे, यानी दोनों पे पोटेंशियल सेम होगा तो उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो पोटेंशियल पॉइंट B और पॉइंट D पर सेम कब होगा, जब ये जो वोल्टेज VAB यानी AB आर्म में, ये देखो ये क्या है, AB आर्म, ये AB आर्म में और AD आर्म में जो वोल्टेज ड्रॉप है VAB इज इक्वल टू VAD होगा, तब ब्रिज क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यानी तब B और पॉइंट D पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। इसी तरीके से BC आर्म में और DC आर्म में VBC और VDC ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होंगे, तब क्या हो जाएगा, ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। तो यानी ये दोनों क्या होगी, ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होगी। ब्रिज को बैलेंस करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, कौन सी है, पहले तो क्या होगी, इक्वेशन हो गई VAB इज इक्वल टू AD होगा, दूसरा
बी सी इज इक्वल टू वी डी सी होगा। ठीक है, अब देखो वी ए बी की वैल्यू निकालते हैं। तो वी ए बी क्या है, वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, करंट इनटू, अगर डी सी है तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, अगर ए सी है तो करंट इनटू इम्पीडेंस। तो ए बी ब्रांच के अंदर देखो, ए बी ब्रांच है तो ए बी ब्रांच में वी ए बी क्या होगा, वी ए बी क्या होगा, करंट आई वन इंटू इम्पीडेंस जेड वन। उसी तरीके से वी ए डी क्या होगा, करंट आई टू इंटू जेड टू। और उसी तरीके से वी बी सी क्या होगा, वी बी सी इज इक्वल टू करंट आई थ्री इंटू जेड थ्री, और वी डी सी क्या हो जाएगा, करंट आई फोर इंटू जेड फोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने इनको इक्वेशंस को यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो अब ब्रिज बैलेंस के लिए एक कंडीशंस और भी होती है, वो क्या होती है, ब्रिज बैलेंस होगा तब क्या होगा, आई डी करंट जीरो होगी। आई डी करंट जैसे ही जीरो होगी, आई डी करंट मतलब इस डिटेक्टर वाली आर्म के अंदर करंट कितनी हो गई, जीरो। और करंट जीरो को हम क्या करते हैं, करंट जीरो को हम मानते हैं कि करंट जीरो यानी वो ब्रांच क्या है, ओपन। करंट जीरो का मतलब क्या होता है, ब्रांच क्या होना, ओपन। जब ओपन होता है तो हम देखते हैं ना, ओपन सर्किट के अंदर करंट कितनी होती है, जीरो करंट। तो यानी यहाँ पे करंट जीरो होती है, मतलब क्या हो गया, ये डिटेक्टर आर्म जो है वो इस तरीके से बिहेव करती है जैसे यहाँ पे कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो अभी कोई इधर करंट जाएगी नहीं, तो आई वन पूरी की पूरी करंट किधर जाएगी, आई थ्री की साइड में। तो आई वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई थ्री। इसी तरीके से नीचे क्या हो जाएगा, आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई फोर हो जाएगा। तो ये मैंने फिर से इनको लिख दिया, आई वन इक्वल टू आई थ्री और आई टू इक्वल टू आई फोर। अब हम इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को फिर से हमने यहाँ पे रीराइट कर दिया है, और यहाँ पे वी ए बी वी ए डी इन सभी की वैल्यू रख दी है। तो ये वैल्यूज हमने रख दी, तो फाइनली ये इक्वेशन बन गए। ठीक है, अब हम इक्वेशन, इसको नया इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर फोर दे दिया नाम। ये इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया, इसको इक्वेशन नंबर फोर। अब हम इक्वेशन नंबर थ्री डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फोर करेंगे। तो हमने इसको राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से और लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड करने के बाद में हमको ये मिल गया। फिर हमको पता है आई वन इज इक्वल टू क्या है, आई थ्री, और आई टू इज इक्वल टू क्या है, आई फोर। तो ये मैंने फिर से यहाँ लिख दिया है, और हमने आई थ्री की जगह अब क्या पुट कर दिया, आई वन, और आई फोर की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, आई टू। तो आई वन से आई वन कट गया और आई टू से आई टू कट गया, तो फाइनली हमारे पास ये बच गया। ठीक है, तो इसको हमने वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको हमने क्या कर दिया, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो ये क्या हो गया, Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3। तो यही जनरली ब्रिज की बैलेंस कंडीशन होती है। जनरली हम क्या यूज़ करते हैं, इसी को ब्रिज की बैलेंस कंडीशन की तरह हम यूज़ करते हैं। लेकिन देखो, क्योंकि इम्पीडेंस है, इम्पीडेंस क्या होता है, R प्लस जे एक्स। ठीक है, अब ये एक्स क्या हो सकता है, एक्स एल भी हो सकता है और ये एक्स सी भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम जनरली इसको आर प्लस जे एक्स के रूप में हम दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये जेड होता है। तो ये जो फॉर्म है जेड, ये इसको हम बोलते हैं पोलर, ये क्या होता है, रेक्टेंगल फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म। और इसको हम पोलर फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने पहले भी देख चुके हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस है, तो ये क्या बन गया, इम्पिडेंस, और यहाँ पे एक एंगल बनता है थीटा। ठीक है, तो ये थीटा बनता है। तो जब इसको हम रेक्टेंगल फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरीके से लिख देंगे। जब इसको हम पोलर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लिखेंगे z इज इक्वल टू ये मोड ऑफ z को हम दर्शाते हैं जनरली मैग्नीट्यूड से। तो ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये इसका एंगल ऑफ थीटा जो लिया है ये इसका क्या है, फेज एंगल। तो ये क्या होता है, इसका पोलर फॉर्म होता है, z इज इक्वल टू मोड ऑफ z और एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, तो z मोड ऑफ z क्या जनरली क्या शो करता है, मैग्नीट्यूड को, और एंगल थीटा क्या शो करता है, इसके फेज एंगल को शो करता है। इसीलिए हम z को हमेशा पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, z इंटू एंगल ऑफ z एट एंगल ऑफ थीटा। ठीक है, यहाँ पे ये z जो है वो क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, और ये एंगल थीटा क्या शो कर रहा है, फेज एंगल को शो कर रहा है। तो हम इक्वेशन नंबर 5 के अंदर z1 की जगह क्या रखेंगे, हम z1 की तरह मॉडिफाई करके इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे, z1 एंगल एट द एंगल थीटा 1, z2 को z2 एंगल थीटा 2, z3 को z3 एंगल थीटा 3, z4 को z4 एंगल थीटा 4 लिखेंगे। तो ये हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई होते हैं। जब अगर आपको इस तरीके से पोलर फॉर्म में, हालांकि ये आपने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको फिर से बता देते हैं कि जब भी ऐसा आता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, जब ये पोलर फॉर्म में
इम्पिडेंस मल्टीप्लाई होते हैं तो इनके जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और इनके एंगल जो है वो क्या आ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो Z1 इनके मैग्नीट्यूड क्या है, Z1 और Z4, ये तो आपस में मल्टीप्लाई हो गए। इनके एंगल यानी फेज एंगल क्या है, θ1 और θ4, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ऐड हो गए। इधर इसी साइड में, इस साइड में देखो Z2 और Z3 क्या है, मैग्नीट्यूड, ये मल्टीप्लाई हो गए, और Z2 और Z3 क्या है, एंगल, तो ये दोनों ऐड हो गए। ठीक है, ये हो गई इसकी जनरल कंप्लीट AC की इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम मैग्नीट्यूड और फेज एंगल को अलग अलग लिखें तो इस इक्वेशन को हम रीराइट करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इन दोनों के मैग्नीट्यूड को अलग लिखें तो Z1 Z4 इज इक्वल टू Z2 Z3 हो जाएगा, और इनके फेज एंगल को लिखे तो क्या हो जाएगा, θ1 प्लस θ4 इज इक्वल टू θ2 प्लस θ3 हो जाएगा। तो ये तो कंप्लीट इक्वेशन हो गई। लेकिन जनरली हम फेज एंगल की हमारे को इतनी ज़रूरत नहीं पड़ते, हम मेनली इसी को काम में लेते हैं, और मेनली हम इसी को बोलते हैं, यही इसकी क्या है, इसके जनरल ब्रिज बैलेंस की जनरल इक्वेशन है। तो ये आज हमने पढ़ा है AC ब्रिजेस की जनरल इक्वेशन के बारे में, और ये ऑब्जेक्टिव में भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि AC ब्रिजेस के बैलेंस के लिए जनरल इक्वेशन क्या है। तो अगर ऑप्शन में ये पूरा ऐसे, ऑप्शन में अगर ये पूरा दे रखा है तब तो आपको ये वाली इक्वेशन लिखनी है। अगर ऑप्शन में ये और ये देखे, ये और एंड ये लिख रखा है तब आपको वो ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, या आपको ऑप्शन में, एक ऑप्शन में ये वाला, जैसे ऑप्शन ए में डाल दिया ये वाली कंडीशन, ऑप्शन बी में डाल दिया ये वाली कंडीशन, और थर्ड कंडीशन डाल दी बोथ ए एंड बी, तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। और कभी कभी हो जाए, मान लो कि ये केवल एक ही कंडीशन आती है, ये जो एंगल वाली कंडीशन नहीं आती है, तब आपको क्या करना है, इस ए को ही टिक करना है। तो जिस हिसाब से ऑप्शन आता है आपको उस हिसाब से उसको टिक करना है। तो ये क्या होगी, ब्रिज बैलेंस की, AC ब्रिजेस के बैलेंस की जनरल इक्वेशन।